20 से भी ज्यादा सालों से रूस को देखने वाला हर कोई एक बुनियादी सच जानता है। पुतिन सत्ता में बने हुए हैं, न कि वो पसंद किए जाते हैं, बल्कि क्योंकि उन्होंने ऐसा नियंत्रण तंत्र बनाया जिसमें कोई घुस नहीं सकता था। एक पुलिस और सुरक्षा तंत्र जो हर नियंत्रित चीज पर नजर रखता है और हर खतरे को कुचलता है। उसके जन्म लेने से पहले ही यही वो चीज थी जो शासन को टिकाए रखती थी, न कि सेना, न ही अर्थव्यवस्था, बल्कि यही आंतरिक तंत्र जो आबादी की हर हरकत पर नियंत्रण रखता था। लेकिन कुछ दरारें पड़ने लगी थी, न कि यूक्रेन की अग्रिम पंक्तियों में, न ही आर्थिक प्रतिबंधों में, बल्कि खुद उसी तंत्र के भीतर। वे लोग जिन्होंने दशकों तक शासन की रक्षा की, जो सब कुछ जानते हैं, वे सारे राजा जो इस नियंत्रण की नींव हैं, बाहर आ रहे हैं। और जब वे बाहर आते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते। मैं तुम्हें ठीक ठीक समझाता हूं कि क्या हो रहा है और क्यों। यह पुतिन के लिए किसी भी दुश्मन की सेना से कहीं ज्यादा खतरनाक है। सदियों से रूस एक पुलिस राज्य की तरह काम करता आया है। सत्ता हमेशा मास्को में केंद्रित रही है और यह सत्ता हमेशा एक चीज पर निर्भर रही है, एक विशाल सुरक्षा बल जो वफादार है और देश के हर कोने की निगरानी करने में सक्षम है। यही ताकत शासन की रक्षा करती थी, असंतुष्टों को खत्म करती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि हिंसा का इस्तेमाल कौन कर सकता है, इस पर पूरी तरह से नियंत्रण बना रहे। लेकिन अब 2025 के अंत में यह सुरक्षा सिर्फ कमजोर नहीं हुई है, बल्कि बिखर रही है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सब बाहरी दबाव की वजह से नहीं हो रहा है। यह नाटो के टैंक नहीं हैं जो थानों को नष्ट कर रहे हैं। यह कुछ और भी गहरा और डरावना है। यह खुद सिस्टम है जिसे वही लोग नष्ट कर रहे हैं जिन्हें इसकी रक्षा करनी चाहिए थी। पुलिसकर्मी, जांचकर्ता और एजेंट जिन्होंने पुतिन की रक्षा की शपथ ली थी, वे अपनी पोस्ट छोड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पुलिसकर्मी अपनी नौकरी छोड़ रहे हैं। यह कुछ इतना असाधारण नहीं लगता, लेकिन हम आम गश्ती पुलिसकर्मियों के बेहतर वेतन के लिए अपनी पोस्ट छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं। हम पूरी तरह से अलग चीज की बात कर रहे हैं। हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो पदानुक्रम के शीर्ष पर हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी सिस्टम के अंदर बिताई है, जो शासन के सबसे खतरनाक रहस्यों को जानते हैं। ओल्गा रोमानोवा, रूसिया सेंटाडा संगठन की संस्थापक, ने यह खुलासा किया कि असल में कौन लोग भाग रहे हैं, इसके बारे में विनाशकारी आंकड़े पेश किए। जो लोग देश छोड़ रहे हैं उनमें रूसी संघ की जांच समिति के उच्च स्तर के जांचकर्ता भी शामिल हैं। एक सेकंड के लिए इस बारे में सोचिए। यह समिति अमेरिकी FBI के बराबर है, लेकिन इसके पास और भी ज्यादा शक्तियां हैं। यह एजेंसी राज्य के सबसे गोपनीय रहस्यों की रक्षा करने और खुद शासन के खिलाफ अपराधों की जांच करने की जिम्मेदार है। और अब ये लोग पश्चिम में हैं। रोमानोवा एक उच्च पदस्थ भगोड़े का जिक्र करती हैं, जिसे वह व्यक्तिगत रूप से जानती हैं और जो इस समय यहाँ है, संभवतः यूनाइटेड किंगडम में, रूस में मानवाधिकार उल्लंघनों पर थीसिस लिख रहे हैं। कल्पना कीजिए उस स्थिति की। एक व्यक्ति जो शासन के सबसे महत्वपूर्ण मामलों की जांच कर रहा था, जिसे राज्य के सबसे गुप्त रहस्यों तक सीधी पहुंच थी, अब वह सब कुछ पश्चिमी खुफिया एजेंसियों और अकादमिक जगत के सामने उजागर कर रहा है। लेकिन इससे भी अधिक विनाशकारी कुछ है। रूस की संघीय दंड सेवा के 4 उच्च पदस्थ अधिकारी, जिसे FSN के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय में गवाही दे रहे हैं। ये बाहरी पर्यवेक्षक नहीं हैं जो दूर से देखे गए दुर्व्यवहारों की रिपोर्ट कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से यूक्रेनी नागरिकों और युद्धबंदियों पर रूसी जेलों में की जा रही व्यवस्थित यातना के आदेशों को देखा है और कई मामलों में उन्हें लागू करने में मदद भी की है। उनकी गवाही को संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्टों से कहीं अधिक विनाशकारी बताया गया है, क्योंकि वे सिर्फ दर्शक नहीं थे, वे हिस्से थे जो सिस्टम को चलाते थे। और अब वे विस्तार से बता रहे हैं कि यह सिस्टम कैसे काम करता था। यह हिंसा और खून पर आधारित था। वे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय को पूरी कमांड चेन दिखा रहे हैं। यह साबित कर रहे हैं कि यातना के आदेश सीधे मॉस्को से आते थे। दूसरे शब्दों में, शासन के पुराने रक्षक अब पुतिन के खिलाफ मुख्य गवाह बन गए हैं। तो एक स्पष्ट सवाल उठता है,
यह सब अभी क्यों हो रहा है? दशकों की वफादारी के बाद ये लोग जहाज क्यों छोड़ रहे हैं? इसका जवाब दो हिस्सों में है। पहला, एक कठोर आर्थिक का कारण है। युद्ध ने वेतन में एक असामान्य अंतर पैदा कर दिया है, जिससे सड़कों पर पुलिस कर्मियों को बनाए रखना आर्थिक रूप से असंभव हो गया है। मैं आपको आंकड़े दूंगा ताकि आप समस्या समझ सकें। रूस में एक गश्ती पुलिसकर्मी औसतन प्रति माह 38,000 रूबल कमाता है, जो लगभग $380 के बराबर है। यह राशि मॉस्को में एक सुपरमार्केट के कैशियर की तनख्वाह से भी कम है। इस बीच पुतिन सेना में भर्ती होने वालों को 2 लाख रूबल तक का साइनिंग बोनस और ऊंची तनख्वाहें दे रहे हैं। एक पुलिस वाला अपनी मेज पर बैठा है और देखता है कि उसका साथी बगल में फ्रंट पर जा रहा है, जो उसकी तनख्वाह से 5 गुना ज्यादा कमा रहा है। या वह देखता है कि रक्षा उद्योग में काम करने वाला एक मजदूर उससे कहीं ज्यादा आरामदायक जीवन जी रहा है। इसका नतीजा है कर्मचारियों की ऐतिहासिक कमी। बिल्कुल, गृह मंत्री व्लादिमीर कोलोकोल्सेव को सार्वजनिक रूप से इस स्थिति को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आंकड़ों के अनुसार गृह मंत्रालय को 1.72 लाख लोगों की कमी है। एक पल सोचिए, 1,72,000 पद खाली हैं। एक अध्ययन के अनुसार रूस में सभी पुलिस पदों में से 1/3 से अधिक खाली हैं। कुछ क्षेत्रों में, खासकर यूराल पर्वतों के पूर्व और अस्थिर उत्तरी काकेशस में, पिछले 5 वर्षों में पुलिस बल 50% तक घट गया है। कुछ दूर दराज के जिलों में रिक्ति दर 90% तक पहुंच गई है। रूसी ग्रामीण इलाकों के गांवों में अब पुलिसकर्मी नहीं बचे हैं। कुछ शहरों में, लेनिनग्राद क्षेत्र में, एकमात्र गश्ती पुलिसकर्मी वह काम करने की कोशिश कर रहा है जो पहले 7 अधिकारी मिलकर करते थे। लेनिनग्राद क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी गश्त कर रहा है। उनका कहना है कि सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली में अब बस और लोग काम नहीं कर रहे हैं। घरेलू हिंसा, सड़क झगड़े, चोरी और धोखाधड़ी तक, पुलिस जो नागरिक का राज्य से पहला संपर्क बिंदु है, अब घटना स्थल पर नहीं जाती क्योंकि वहां जाने के लिए कोई नहीं है। लेकिन यहाँ एक बात है, यह सिर्फ पैसे का मामला नहीं है। एक दूसरी वजह भी है और वह मानसिक है। ओल्गा रोमानोवा कहती हैं कि कई लोग डर के कारण भाग रहे हैं। आक्रामक राज्य का हिस्सा बनने का डर, मोर्चे पर भेजे जाने का डर, यूक्रेनियों को यातना देने का आदेश मिलने का डर। ये पुलिसकर्मी और जांचकर्ता अब देख रहे हैं कि सिस्टम अंदर से सड़ रहा है और वे जहाज से कूद रहे हैं इससे पहले कि छत उनके ऊपर गिर जाए। और क्या आप जानते हैं कि जब थाने खाली हो जाते हैं, जब पुलिस नहीं रहती, तो दूसरी ताकतें उस खाली जगह को भरने के लिए आ जाती हैं। और यही तो हम रूस में देख रहे हैं। अब जैसे जैसे युद्ध अपने 4थे साल में प्रवेश कर रहा है, रूसी समाज एक डरावने बदलाव से गुजर रहा है। स्थानीय यूक्रेनी सूत्रों के अनुसार लगभग 5 लाख पूर्व सैनिक मोर्चे से लौट रहे हैं। वे सिर्फ मेडल्स के साथ नहीं लौट रहे, बल्कि मानसिक आघात और अपने साथ लाए हथियारों के साथ भी लौट रहे हैं। ये लोग उस नर्क से आ रहे हैं जहां हिंसा ही एकमात्र समाधान थी, और जब वे लौटते हैं तो न तो उन्हें कोई मनोवैज्ञानिक सहायता मिलती है और न ही ऐसी नौकरियां मिलती हैं जो उनकी सैन्य वेतन के बराबर हों। नतीजा, हत्या, हमले और हथियारबंद डकैती की घटनाएं, जिनमें पूर्व रूसी सैनिक शामिल हैं, खासकर देश के दक्षिण और पूर्वी शहरी इलाकों में बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि इस असुरक्षा के माहौल पर रूसी जनता की प्रतिक्रिया क्या है। जेम्सटाउन फाउंडेशन की रिपोर्टों के अनुसार रूसी संघ के निवासी अभूतपूर्व स्तर पर हथियारों से लैस हो रहे हैं। अब 20 मिलियन से अधिक सैन्य स्तर के हथियार रूसी नागरिकों के हाथों में हैं। जरा सोचिए, 20 मिलियन हथियार। कई क्षेत्रों में, खासकर दक्षिणी गणराज्यों और सीमा क्षेत्रों में, जातीय और राष्ट्रवादी मिलिशिया उभर रही हैं। ये समूह कहते हैं कि जहां पुलिस कुछ नहीं कर सकती, वहां वे खुद ही न्याय करेंगे। और यहाँ एक परेशान करने वाली बात है, कई मामलों में खुद पुलिस अधिकारियों को भी इन समूहों के साथ मिलकर काम करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त लोग नहीं होते। यह निजी समूहों की हिंसा को वैधता देता है
और केंद्र सरकार की ताकत को और भी कमजोर कर देता है। एक हालिया घटना इस बदलाव को पूरी तरह से दर्शाती है। ट्रांसबाई काल क्षेत्र में पुलिसकर्मी जब एक सामान्य बेदखली करने गए तो घर के मालिक ने उन पर ऑटोमेटिक बंदूक से गोलियां चला दी, जिससे कई अधिकारी घायल हो गए। यह प्रतिरोध जो 10 साल पहले अकल्पनीय था, अब सामान्य हो गया है। जेम्सटाउन फाउंडेशन के विश्लेषक चेतावनी देते हैं कि अगर यह सशस्त्र प्रतिरोध गैर रूसी जातीय क्षेत्रों में फैल गया तो क्रेमलिन के लिए अपने आदेशों को लागू कराना असंभव हो जाएगा, क्योंकि अब भेजने के लिए और पुलिसकर्मी बचे ही नहीं हैं। लेकिन जब सुरक्षा व्यवस्था बिखर रही है तो एक दूसरी समस्या भी साथ साथ हो रही है, और यह चुपचाप लेकिन उतनी ही घातक है, बुनियादी ढांचे का पतन। सालों तक क्रेमलिन का प्रचार यूरोप को प्राकृतिक गैस काटने और उन्हें ठंड में जमने की धमकी देता रहा। क्या आपको वे बदनाम वीडियो याद हैं जहां यूरोप का मजाक उड़ाते हुए कहा जाता था कि वह ठंड में जम जाएगा? इतिहास ने एक अद्भुत विडंबना के साथ जवाब दिया। आज यूरोप नहीं जम रहा है, आज तो खुद मॉस्को के उपनगर जम रहे हैं। रूस की विशाल केंद्रीय हीटिंग प्रणाली, जिसे कोमुनाल कहा जाता है, सोवियत युग की है और अब और नहीं झेल सकती। युद्ध ने सब कुछ खा लिया। उसने सिर्फ नागरिक फैक्ट्रियों से मजदूर ही नहीं छीने, युद्ध ने शहरों के रखरखाव के बजट भी निगल लिए और उन वेल्डरों और इंजीनियरों को भी छीन लिया जो पाइपलाइनें ठीक करते थे। अधिकांश लोग युद्ध उद्योग या मोर्चे पर चले गए। नतीजा यह हुआ कि सैकड़ों हजार रूसी नागरिक अपनी ही घरों में शरणार्थी बन गए, वो भी 0 से नीचे तापमान में। यह भी उस बुनियादी समझौते को तोड़ता है जो हमेशा पुतिन और रूसी जनता के बीच रहा है। लोगों ने स्थिरता और एक गर्म घर के बदले अपनी आजादी छोड़ दी थी। अब उनके पास न आजादी है, न सुरक्षा, न घर गर्म करने की गैस। एक देश में जो दुनिया का सबसे बड़ा ऊर्जा निर्यातक है, वहां लोगों का ठंड से मरना प्रबंधन की गलती नहीं है, बल्कि यह इस बात का सबूत है कि शासन की प्राथमिकताएं कितनी विकृत हो गई हैं। जहां क्रेमलिन लाखों डॉलर यूक्रेनी गांव को नष्ट करने वाले मिसाइलों पर खर्च करता है, वहीं वह अपने ही नागरिकों के लिए फटे हुए पानी के पाइप को ठीक करने के लिए $100 भी नहीं ढूंढ पाता या नहीं चाहता। और यह हमें एक बुनियादी सवाल की ओर ले जाता है। उस जगह क्या होता है जहां पुलिस गायब हो गई है, जहां राज्य ने फंडिंग बंद कर दी है और जहां बुनियादी ढांचा पूरी तरह से ढह गया है। मॉस्को की केंद्रीय सत्ता गायब होने लगती है और उसकी जगह स्थानीय गवर्नर उभर आते हैं जो अपनी अपनी क्षेत्रों को मध्ययुगीन जागीरों की तरह चलाते हैं। इस समय जब आप रूसी संघ का नक्शा देखते हैं तो आपको एक ही देश दिखाई देता है, लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग हैं। पुलिस बल में जो बड़ी खाली जगह है उसे अब निजी सुरक्षा कंपनियां और स्थानीय गवर्नरों द्वारा भुगतान की गई मिलिशियाएं भर रही हैं। रामजान कादिरोव ने चेचन्या में जो मॉडल बनाया है, जहां वह मॉस्को से भी ज्यादा हुकूमत करता है, वह अब दूसरी क्षेत्रों के लिए एक मिसाल बनता जा रहा है। संसाधनों से समृद्ध क्षेत्रों की एलिट्स तातारिस्तान से लेकर याकूतिया तक महसूस कर रही हैं कि मॉस्को अब कमजोर पड़ता जा रहा है। और यहाँ वह खतरनाक सवाल है जो बंद दरवाजों के पीछे धीरे धीरे फुसफुसाया जा रहा है। अब अगर पैसा मॉस्को से नहीं आ रहा है, अगर सुरक्षा मॉस्को से नहीं आ रही है, तो स्थानीय एलिट्स को मॉस्को के आदेश क्यों मानने चाहिए? पुतिन ने हमेशा कहा है कि सोवियत संघ का पतन सदी की सबसे बड़ी त्रासदी थी। विडंबना यह है कि उन्होंने जो युद्ध मशीन बनाई वह सब कुछ मॉस्को में केंद्रित करती और सभी संसाधन उपयोग करती है। पुतिन रूसी संघ को उसी अंजाम की ओर ले जा रहे हैं जैसा सोवियत संघ का 1991 में हुआ था। 1991। और एक और बात है जो इसे और भी गंभीर बना देती है। यह अलगाव सिर्फ आंतरिक नहीं है। सर्गेई लावरोव, जो 30 सालों तक रूसी विदेश नीति का चेहरा रहे अनुभवी राजनयिक हैं, उन्हें किनारे कर दिया गया है। उन्होंने जी बीच में अपनी भूमिका खो दी है और ओईसी की मंत्री परिषद में भी शामिल नहीं हुए। रिपोर्टों के अनुसार
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो मार्को रूबियो की सलाह पर थे, ने लावरोव के आक्रामक भाषा के कारण उनके साथ बैठक करने से इनकार कर दिया। यह दिखाता है कि पुतिन ने बाहरी दुनिया के साथ अपने आखिरी तर्कसंगत संवाद का रास्ता भी खो दिया है। अब क्रेमलिन ऐसी जगह है जहां सब पुतिन से सहमत होते हैं, कोई बाहरी आलोचनात्मक दृष्टिकोण नहीं लाता। और शायद सबसे डरावनी बात यह है कि अब यह पागलपन खुद राज्य के वैज्ञानिकों के खिलाफ हो गया है। एफएसबी ने उन भौतिकविदों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया है जो हाइपरसोनिक तकनीक पर काम करते हैं, जो पुतिन के पास सबसे उन्नत सैन्य तकनीक है। अनातोली मास्लोव और अलेक्जेंडर शिपल्युक जैसे अग्रणी वैज्ञानिकों को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। भौतिकविद यारोस्लाव कुड्रेयव ने इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। यह अपने ही विज्ञान के खिलाफ अधिकारियों की तोड़फोड़ है। पुतिन रहस्यों की रक्षा के नाम पर उन दिमागों को नष्ट कर रहे हैं जो ये रहस्य बनाते हैं। यह रणनीतिक आत्महत्या है। लेकिन फिर अगर यह सब रूस के लिए नुकसानदायक है तो पुतिन बस इसे रोक क्यों नहीं देते? क्योंकि जब सब कुछ बिखर रहा है, अर्थव्यवस्था ढहने के संकेत दे रही है, पुलिस भाग रही है, राजनयिकों को निष्कासित किया जा रहा है, वह बातचीत की मेज पर क्यों नहीं बैठते? एक हालिया विश्लेषण से पता चलता है कि रूसी शासन संघर्ष के जरिए ही जीवित रहता है। पुतिन ऐसा लगता है कि एक असंभव जीत पर सब कुछ दांव पर लगा रहे हैं। रूसी सेना की हानियां इतनी बड़ी हैं कि रुकना और हार स्वीकार करना उनके राजनीतिक और शारीरिक अंत के बराबर होगा। उन्हें यह विश्वास करना ही होगा कि अगली लड़ाई जीत दिलाएगी, भले ही वे जानते हैं कि वे पहले ही बहुत कुछ खो चुके हैं। पुतिन की उच्च वर्ग भी इसी डर की मानसिकता में फंसी हुई है। सभी लोग जहाज को डूबता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कोई भी सबसे पहले बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना चाहता, क्योंकि वे जानते हैं कि एफएसबी पहले कदम उठाने वाले को कुचल देगा। लेकिन यह चुप्पी वफादारी से नहीं बल्कि शुद्ध डर से आती है। और इतिहास हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है कि जब वफादारी सिर्फ डर पर आधारित होती है तो वह पहले बड़े झटके में ही गायब हो जाती है। पुतिन का डरावना सपना नाटो के टैंक नहीं है, उनका डरावना सपना इससे कहीं ज्यादा साधारण है। गुस्से में भरे सैनिक जो मोर्चे से अपनी बंदूकों के साथ लौट रहे हैं, पुलिसकर्मी जिन्हें महीनों से वेतन नहीं मिला है, और एक आबादी जो ठंड और भूख से जूझ रही है। यही हालात 1900 में जार के पतन का कारण बने थे। 117. इसी वजह से 30% कम पुलिसकर्मी होना पुतिन के लिए यूक्रेन में लड़ाइयां हारने से भी ज्यादा खतरनाक है। सड़कों पर पुलिस न होने पर रूसी जनता से शासन की रक्षा करने वाला कोई नहीं बचता। आंकड़े इसे साफ तौर पर दिखाते हैं। जब पुतिन अपने सारे संसाधन यूक्रेन के खिलाफ जंग में झोंक रहे हैं, तब रूस पर उनका नियंत्रण उनके हाथों से फिसलता जा रहा है। पुलिस ही किसी भी सरकार की रक्षा करती है और रूस में यह सुरक्षा गायब होती जा रही है। जब सुरक्षा अधिकारी पुतिन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय अदालत में गवाही देने के लिए भाग जाते हैं तो यह सिर्फ स्टाफ की कमी की समस्या नहीं है। इसका मतलब है शासन अपनी विश्वसनीयता खो रहा है। जबकि पुतिन यूक्रेन को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने अपने ही देश को एक आंतरिक आग में झोंक दिया है जो लगातार बढ़ रही है। सड़कों पर लोग हथियार उठा रहे हैं, तनाव बढ़ता जा रहा है और राज्य की जो सुरक्षा थी वह हर दिन थोड़ा थोड़ा करके पिघलती जा रही है। और अब मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि यह आंतरिक पतन वाकई में पुतिन की सरकार को यूक्रेन में युद्ध खत्म होने से पहले गिरा सकता है? नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। अगर इस वीडियो ने आपको सुर्खियों के पीछे असल में क्या हो रहा है यह समझने में मदद की है, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे यह जानना जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अगले वीडियो मिस न करें। अगली बार तक अलविदा।